हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अररिया एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता होगा या पहले से पढ़ रखे होंगे रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जैसे आपको बता दूं, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि नया पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया। जी हाँ, जिस प्रक्रिया के द्वारा नया पदार्थ क्या होता है, बनता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें आपको एक या उससे ज्यादा नए पदार्थ का निर्माण होगा। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो हम आपको बताएं कि जब कोई पदार्थ, जब नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसमें किस पदार्थ से बनता है। तो यहाँ परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से संयोग करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप बोर्ड में अगर रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे तो आप इसी तरह लिखेंगे, लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे, एक लाइन में अपना काम कंप्लीट करेंगे तो आप सीधे बोल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो नया पदार्थ बनाने की प्रक्रिया है। तो नया पदार्थ जो बनाने की प्रक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाती है। अब जैसे कि कुछ आपको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हम समझाएं, जैसे आप सुने होंगे या पहले से पढ़ भी रखे होंगे कि हाइड्रोजन गैस से, जब हाइड्रोजन गैस को हम ऑक्सीजन के साथ संयोग कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। मतलब जल एक नया पदार्थ है जो किससे बना है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो जैसे हम इसको समीकरण के रूप में दर्शाए हैं, H2 + O2 क्या बना है, 2H2O। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के 2 अणु ऑक्सीजन गैस के 1 अणु से क्रिया करके जल के कितने अणु का निर्माण होता है, तो 2 अणु का निर्माण होता है। उसी तरह हम और एक एग्जांपल दिए हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन गैस है, जब उसकी क्रिया किससे होगी, क्लोरीन गैस से होगी, तो आपको कौन सा नया पदार्थ बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। जैसा कि आप इसको समीकरण में लिख सकते हैं, H2 + O2 क्या बना है आपका, यहाँ पे HCl। ये बैलेंस नहीं है, थोड़ा बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 होगा तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, अगर हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन मिस्टेक है यहाँ पे ना, ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन, क्या होगा, क्लोरीन गैस यानी Cl2, तो क्या बनेगा, 2HCl। इसी तरह और एक एग्जांपल आपके सामने है कि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जो है वो चमकदार लौह के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनाता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो किस लौह के साथ जलता है, चमकदार लौह के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका जो लौह होता है वो बिल्कुल चमकदार होता है। मतलब कैसा लौह होता है, तो इसका कलर होता है श्वेत यानी व्हाइट कलर का होता है, और चमकदार लौह के साथ जल करके एक हमको पाउडर प्राप्त होता है, एक चूर्ण प्राप्त होता है, और वो चूर्ण कुछ और नहीं, वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो इसका मतलब है यहां भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब यहाँ मैग्नीशियम को जब हम जला रहे थे हवा में तो क्या हुआ, हवा के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जिसे हम समीकरण के रूप में दर्शाए हैं। तो सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है नया पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जैसे हम आपको बताएं कि अगर वायु में हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो चमकदार लौह के साथ जलता है और हमको कौन सा पदार्थ देता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। लेकिन अब यह सवाल आता है एग्जाम में कि वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो कमरे के ताप पर नहीं जलता है, लेकिन क्या वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता कमरे के ताप पर। जी हाँ, ऑक्सीजन के साथ वो कमरे के ताप पर क्रिया करता है, लेकिन उसका रेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है, वो धीरे धीरे क्रिया करता है। तो मैं आपको बता दूं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि सामान्य ताप पर जो होता है, सामान्य ताप पर वायु के जो ऑक्सीजन की क्रिया से जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जी हाँ, तो जो सामान्य ताप होता है ना, उस ताप पर जो वायु की ऑक्सीजन की क्रिया से
मैग्नीशियम की सतह पर क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली लेयर बन जाती है। और ये लेयर क्या करता है, मैग्नीशियम को जलने नहीं देता है। मान लीजिए कोई मैग्नीशियम है, अब इसको आप छोड़ दिए खुली वायु में, तो वो क्या हुआ, हवा के ऑक्सीजन से कमरे के तापमान धीरे धीरे क्या किया, यहाँ पर एक व्हाइट परत बना लिया, पतला परत। और ये परत क्या करेगा, इसको जलने नहीं देगा। जब तक इस परत को आप हटाएंगे नहीं, मतलब ये हुआ कि जब तक इस परत को आप हटाएंगे नहीं तब तक मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं। तो यही चीज है कि मैग्नीशियम को जलने नहीं देती है। यही कारण है कि हम इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को हम क्या किससे साफ करते हैं, रेगमाल से साफ किया जाता है, ताकि वो आसानी से जल सके, जैसे कि आपको यहाँ पर हम दिखाए हैं। देख लीजिए इसमें कि मैग्नीशियम चमकदार लौ के साथ एकदम जल रहा है। वो लौ देखिए कैसा है, व्हाइट कलर का है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो आप ये आंसर आराम से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला टॉपिक है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेनली रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। और वो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला भाग जो होता है उसका वो होता है रिएक्टेंट, यानी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, जिसे हम हिंदी में प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। दोनों ही नाम आपको याद रखने की जरूरत है, प्रतिफल और उत्पाद। अब हम अभिकारक किसे कहते हैं, जब मैं अगर आ गया कि अभिकारक किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सीधे तौर पे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जी हाँ, मतलब नया पदार्थ जिस पदार्थ की क्रिया से बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक। इसका मतलब साफ जाहिर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और प्रतिफल किसे कहेंगे आप, तो आप बोल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ हमको बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस अगर क्लोरीन गैस से क्रिया करेगा तो क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। तो आप बता सकते हैं इस अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भाग ले रहा है। कि मतलब इसी दोनों की क्रिया से हमको यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl का निर्माण हो रहा है। तो इसमें अभिकारक कौन हो गया, तो इसमें अभिकारक आपका हो जाएगा H2 और Cl2। और इसमें प्रतिफल क्या हो जाएंगे, प्रतिफल हो जाएंगे HCl। इसका मतलब आपको साफ जाहिर है कि अभिकारक भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है और प्रतिफल बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और हम दे देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से क्रिया किया तो क्या बन रहा है, यहाँ पर जल बन रहा है। जैसे हाइड्रोजन गैस के 2 अणु ऑक्सीजन गैस के 1 अणु के साथ जब क्रिया करेगा तब आपको जल का कितना अणु बनेगा, 2 अणु बनेगा। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट हो जाएंगे और आपको जो जल है ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह और एक एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम को जो हवा में जला रहे थे तो मैग्नीशियम हवा के ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा था। अगर हम इसका समीकरण लिखे तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg प्लस ऑक्सीजन अणु का संकेत होता है O2। और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें अभिकारक कौन हो गए, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये अभिकारक होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये हमारा प्रतिफल होगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया, रासायनिक अभिक्रिया के भाग। और रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, जिसमें से एक अभिकारक है और दूसरा प्रतिफल है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आंसर दीजिए आप। यहां ये बिहार बोर्ड में ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभी जस्ट बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है, मतलब रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट। और आप प्रतिफल या उत्पाद किसे कहेंगे, यानी प्रोडक्ट किसे कहेंगे, निर्मित पदार्थ को। जो पदार्थ बनता है उसे ही कहा जाता है। तो चलिए आपको रासायनिक अभिक्रिया के जो भाग है यानी अभिकारक और प्रतिफल
अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं बता दूं कि हम कैसे पहचानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो कुछ इसके लक्षण हैं जिसकी मदद से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर पाते हैं। तो इसका मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण या विशेषता जो होता है वो वे परिवर्तन होते हैं जिनसे यह पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अर्थात उसकी पहचान की जाती है। जिसके 5 लक्षण आपको हम यहां पर बताएंगे, जिसमें से सबसे पहला लक्षण हम यहां पे रिप्रेजेंट किए, गैस का निकलना। जैसे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया का पहचान जो है वो गैस के निकलने से होती है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम विनेगर यानी सिरका में अगर हम किसको मिलाते हैं, बेकिंग सोडा को मिलाते हैं, तो कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हम बोलेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पहचान दे रहा है कि वहां पर विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच एक रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है जिसे हम बैटरी एसिड भी कहते हैं, अगर उस बैटरी एसिड में हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़े को डालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको? कुछ समय के बाद वहां पर एक गैस निकलता हुआ दिखेगा। अगर उस गैस की पहचान आपको करनी है तो आप जल्दी मोमबत्ती को लेके जाइए, अगर वो मोमबत्ती पॉप साउंड के साथ जलता है तो समझ जाइएगा वो गैस कोई और नहीं, हाइड्रोजन गैस है। तो इसका मतलब है कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान गैस का निकलने से की जाती है। जैसा कि एक एग्जांपल हम यहां लिए हैं कि दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे कि देख लीजिए, ये हमारे पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब क्या आपको पता है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तनु क्या होता है? तनु का मतलब है कि ऐसा घोल जिसमें अम्ल की मात्रा कम से कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। तो ये हमारे पास यहां पर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारे पास एक घोल है। अब इसमें हम क्या किए हैं, जस्ता को डाले टुकड़ा करके, तो क्या देखने को मिला है कि ये जस्ता सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है और कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो इससे पहचान होती है यहां पर जस्ता और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जिसे हम समीकरण के रूप में भी यहाँ पे आपको दिखाए हैं। जैसे जिंक यानी Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, उससे क्रिया किया तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। और आपको गैस कौन सा निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। चलिए गैस के निकलने का और एक एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अब क्लास 7 में अगर पढ़े होंगे तो ये एग्जांपल आपको पढ़ाया गया होगा कि जैसे कि बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है बच्चे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब बेकिंग सोडा और सिरका के बीच की अभिक्रिया से कौन सा गैस का निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप इस सेटअप को देख लीजिए, यहां पर हमारे पास क्या है? तो सिरका प्लस खाने के सोडा का घोल है। अब इन दोनों के बीच की अभिक्रिया से एक गैस निकल रही है, जो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच कैसे की जाती है? तो हमने इसे चूने के पानी से प्रवाहित किया। अगर चूने का पानी किस कलर का हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पहला जो लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया के, वो गैस का निकलना है। इसका मतलब है कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान गैस उत्सर्जन से की जाती है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा लक्षण इसका देखेंगे। दूसरा लक्षण हमारे पास है अवक्षेप का बनना। चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ जाते हैं कि अवक्षेप क्या होता है। देखिए, जब भी कोई दो आपके पास सॉल्यूशन है, दो घोल है, जब उन दोनों घोल को मिलाते हैं
तो उसमें से आपको एक ऐसा पदार्थ बनता है जो घोल से क्या होता है, बिल्कुल अलग हट करके विलयन के वो जो बर्तन होता है उसके नीचे जाकर के बैठ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। जैसा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया का जो पहचान है वो उसके अवक्षेप से की जाती है। तो अवक्षेप एक ऐसा ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से क्या होता है, अलग हो जाता है और नीचे जाकर के बैठ जाता है। तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा हम आराम से पहचान जाते हैं कि वो अभिक्रिया हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसके दो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे पहला है, एक्टिविटी दिया हुआ 1.1 में कि आपके पास लेड नाइट्रेट का एक घोल है। अगर लेड नाइट्रेट के घोल में हम पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाएंगे, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये लेड नाइट्रेट का घोल है, इसमें ये लेड नाइट्रेट का घोल है, यानी PbNO3 ठीक है, ये लेड नाइट्रेट का घोल है। अब इस लेड नाइट्रेट के घोल में हम किसको मिला रहे हैं, यहां देखिए ये जो मिला रहे हैं ये पोटेशियम आयोडाइड है। तो अब क्या होगा, आपको एक ऐसा पदार्थ प्राप्त होगा जो उस विलयन से ठोस के रूप में अलग होकर के नीचे जाकर के बैठेगा। जैसे देखिए बनता हुआ दिख रहा पीला कलर का, ये कुछ और नहीं है, इसी को लेड आयोडाइड बोलते हैं, यानी Bi2। क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड Pbi2। देखिए जितना ज्यादा हम मिलाते जा रहे हैं सारा का सारा पीला पदार्थ नीचे जाकर के बैठ रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हम दिखाए हैं कि जब हम लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला रहे हैं तो हो क्या रहा है कि लेड नाइट्रेट का घोल पोटेशियम आयोडाइड के घोल में मिलाने पर इन दोनों के बीच की अभिक्रिया से आपको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। किसका, लेड आयोडाइड का। और साथ ही साथ एक और भी प्रोडक्ट बनता है जो पोटेशियम नाइट्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो उस घोल में घुल जाता है। सिर्फ कौन जाकर के नीचे बैठता है, मतलब वो है लेड आयोडाइड। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगर आगे चल करके आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास लेड नाइट्रेट के घोल है में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो हमको किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, पहला आंसर आपका आएगा सर वो पीला कलर का होगा। वो पीला अवक्षेप का रासायनिक नाम पूछे कि कौन सा पदार्थ है तो आप बोलेंगे सर वो लेड आयोडाइड है, जिसका सूत्र क्या होगा, Pbi2। हम आपको सूत्र भी निकालने बताएंगे। और एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में है, तो ये कहता है दूसरा एग्जांपल कि जब बेरियम क्लोराइड यानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है BaCl2, जब बेरियम क्लोराइड के घोल को सोडियम सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो आपको यहाँ पे एक सफेद अवक्षेप बनता है। किस पदार्थ का, बेरियम सल्फेट का। किसका, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का सफेद अवक्षेप बनता है। और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl, जो उस घोल में घुल जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, जैसे ये हमारा एक बीकर है और ये हमारा एक बीकर है। तो इस बीकर में हमारे पास सोडियम सोल्यूशन है यानी सोडियम सल्फेट का घोल है और इसमें बेरियम सल्फेट का घोल है। हम क्या किए हैं, सोडियम सल्फेट का घोल इसमें मिला दिए। अब इस सोडियम सल्फेट के घोल में हम किसको डाल रहे हैं, बेरियम सल्फेट के घोल को। तो आप देखेंगे यहां पर आपको एक व्हाइट पीपीटी किसका बनेगा, तो बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट पीपीटी बनता है। ये देख लीजिए, ये जाकर के नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसके बीच हुई है, तो बेरियम क्लोराइड और किसके, सोडियम सल्फेट के बीच। तो इसका मतलब आपको आ गया कि दूसरा लक्षण है अवक्षेप के बनना। तो अवक्षेप के बनने से भी हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं, जिसमें से आपको दो उदाहरण बताए। सबसे पहला बताए कि आप जब लेड नाइट्रेट में आप पोटेशियम आयोडाइड का घोल को मिलाएंगे तो आपको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल बताए कि अगर बेरियम क्लोराइड में हम सोडियम सल्फेट के घोल को मिलाएंगे तो हमको बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। आई होप कि आपको अवक्षेप के बनने वाला जो लक्षण ये समझ में आ गया है। चलिए हम तीसरा लक्षण को स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा हमारे पास तीसरा लक्षण। तो चलिए तीसरा लक्षण क्या है, रंग में परिवर्तन। जी हाँ, कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान जो होती है उसके रंग परिवर्तन से होती है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम आपको बता रहे हैं तो यहां पर है कि लोहे की कील। जी हाँ,
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये जो कॉपर सल्फेट का घोल जो होता है वो किस कलर का होता है, नीला कलर का होता है। जब आप इसमें ना लोहे की कील को डालते हैं तो क्या होता है कि विलयन नीला से हल्का हरा हो जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे हुआ सर, ऐसा ऐसा कैसे हुआ, हम आपको बता रहे हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को लात मार के हटा देता है। तो जब कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर हट गया तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट। जी हाँ, इसी आयरन सल्फेट के बनने की वजह से घोल का कलर हल्का हरा हो जाता है। इससे पता चलता है कि लोहा और कॉपर सल्फेट के बीच अभिक्रिया हुई है। चलिए अब हम अगला लक्षण बात करते हैं, ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों क्या आपको पता है कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि ताप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ताप में परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप को क्या करता है, अवशोषित करता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ ताप को सर्जित करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम ताप में परिवर्तन से कैसे करेंगे। आप बच्चों ये एक्टिविटी किए होगे, अगर नहीं किए होगे तो आप मार्केट जाइएगा और मार्केट में आप चूना लीजिएगा। जी हाँ, कली चूना, जिसे इंग्लिश में क्विकलाइम बोलते हैं, और उसका मार्केट वाला नाम जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम रासायनिक में क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, को जब आप जल में डालेंगे तो क्या होगा सर, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसे कि ये हम पानी लिए थे, अब पानी में जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालें तो इससे तो पानी के साथ ये अभिक्रिया करके पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे मिश्रण का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले ये ठंडा था, कमरे के ताप पर था, लेकिन जैसे ही चूना डालेंगे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कमरे के ताप से कितना हो जाएगा, हो सकता है कि 45 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए। जब आप इस बीकर को छुएंगे ना तो आपको क्या होगा, गर्म का एहसास होगा, मतलब आपका हाथ में जलन पैदा होगी, आपका हाथ जलने जैसा एहसास होगा। तो इसका मतलब है कि अब इस बीकर की ताप बदल चुकी है। तो इस बीकर की ताप किसके कारण बदली है, मतलब आप गैस सिलेंडर से घुटकाए हैं पानी को, नहीं सर, आपने कुछ भी नहीं किया है। कि हुआ कैसे, फिर यहाँ पर हुआ ऐसे कि जब आपने बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना को पानी में डाले तो पानी से अभिक्रिया करके अधिक अमाउंट में क्या किया, ऊष्मा उत्पन्न किया, और जिसके कारण उस बीकर का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका हाथ जल गया। तो चलिए आप समझ में आ गई होगी बात आपको कि हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान ताप में परिवर्तन से भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है, चलिए लास्ट लक्षण है अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों की अवस्था बदलती है। जैसे एग्जांपल के तौर में हाइड्रोजन गैस जो होता है, अगर वो ऑक्सीजन गैस से क्रिया करे, किस गैस से, ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बनता है जी, जल। यानी अब देखिए तो इस रिएक्शन में आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, लेकिन पानी जो है वो द्रव अवस्था में है। क्या यहाँ पर अवस्था बदलाव नहीं देखने को मिला? जी हाँ, अवस्था में बदलाव हुआ। तो इसका मतलब हम पहचान सकते हैं कि यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो कुल मिला करके अब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण है वो कितने लक्षण हमने आपको बताए, 5 लक्षण बताए, जिससे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो सकती है। जिसमें से सबसे पहला लक्षण आपको क्या बताए, बोले मेरे साथ, गैस का निकलना। जी हाँ। दूसरा क्या बताए, बोले मेरे साथ, दूसरा बताए अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या बताए, रंग परिवर्तन। चौथा क्या बताए, ताप में परिवर्तन। पांचवा क्या बताए, अवस्था में परिवर्तन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यही 5 आपको लक्षण दिए गए हैं, जिससे आप रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप फटाफट दीजिए। अगर पढ़ चुके हैं तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर नहीं दे पाए तो फिर सोच लीजिएगा हम आपका क्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो क्या बताना है आपको, इसमें रासायनिक लक्षण कौन नहीं है? रंग परिवर्तन, अभी जस्ट बताए, इससे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। गैस का निकलना, ये भी सही है। अभिकारकों का
ताप कर्म का स्थिर रहना। क्या रासायनिक अभिक्रिया में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर जो स्थिर रहता है? जी नहीं, ये बात गलत है। अवस्था में परिवर्तन, ये बात भी सही है। तो ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है, और तीसरा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। चलो बच्चों, और एक क्वेश्चन आपके पास है, इसका आंसर फटाफट दीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या कर रहा है। निम्न में कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ लक्षण है, और इन लक्षणों को देख के बताइए कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में नहीं बताता है। आकार में परिवर्तन, क्या पदार्थों के आकार बदल देंगे तो क्या उससे हमको पता चलेगा कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? जी नहीं, इससे पता नहीं चलेगा। तो आंसर आपका यही है, लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। गैस की उत्पत्ति, क्या गैस की उत्पत्ति से पता नहीं चलता रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं? जी हाँ, पता चलता है। तो ये भी बात सही है। रंग परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया का पता चलता है, अवस्था में परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। तो बच्चों, आज के क्लास को हम रखते हैं यहीं तक, फिर अगले क्लास में आपको आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। आज यहीं तक, आप इसको उतार करके अच्छे से याद कीजिए। तब तक के लिए दीजिए अकमल सर को इजाजत। बाय।